स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र सिंह राठौर और आप आधार आईसीएस का यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, लाइव क्लासेस देख रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास तक हम सातवाहन वंश तक पिछली क्लास में आ चुके थे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने इन सभी पुराने जो वीडियोस थे उनका रिवीजन किया होगा, सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, हम किस वे में आपको लेके जा रहे हैं। आज हम सातवाहन के प्रशासन की बात करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो हेडिंग डालिए प्राचीन भारत का इतिहास और सातवाहन प्रशासन, है ना। तो सातवाहन के प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था, जो मुख्य था, वो प्रशासन में राजा हुआ करता था। राजा मेन होता था, जो कि उपाधियां धारण करने चालू हो गए थे, बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे। तो राजा यहाँ पर स्वामीन की उपाधि धारण करता था, स्वामीन बोलते थे। तो स्वामीन की उपाधि धारण करता था और ये स्वामीन की जो उपाधि है उसने शकों से प्राप्त की थी। जो शक शासक होते थे उनसे उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था, ठीक है, शकों से प्राप्त की थी। रानियां जो थी, राजा की जो रानियां थी, वो पति के साथ, राजा के साथ शासन में सहयोग करती थी, है ना। और देवी और महादेवी की उपाधि भी धारण करती थी। तो राजा के सहयोग कौन करती थी? उसकी रानी करती थी। और जो रानी होती थी वो क्या करती थी? वो देवी और महादेवी की उपाधि धारण करती थी। उनको सी उपाधि देवी और महादेवी की उपाधि धारण करती थी, ठीक है। और ठीक है, देखिए उपाधि धारण करती थी, है ना। यहाँ पर हमको जो सामंतवाद का उल्लेख मिलता है, सातवाहनों की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी या मेन जो हमको जानकारी मिलती है उसका उल्लेख हमको सामंतवाद का उल्लेख मिलता है ना। तो सामंतवाद का उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो सामंतवाद की बात करते हैं तो सामंतवाद का उल्लेख जैसे जमींदार, जागीरदार, है ना, आगे चल के मनसबदार, इक्तादार, ये सब हुए। तो प्राचीन भारत में सामंतवाद होते हैं। सामंतवाद जो सामंत थे यही आगे चल के जमींदार और जागीरदार बनते हैं, है ना। तो हमको कार्ले और कन्हेरी के जो गुफा लेख हैं, कार्ले और कन्हेरी के गुफा लेख में हमें दो सामंतों का उल्लेख मिलता है। पहली बार मिलता है सामंत का उल्लेख, कहाँ मिलता है? कार्ले और कन्हेरी की गुफा में। कार्ले एवं कन्हेरी की गुफा में, कन्हेरी की गुफा में हमें सामंतों का उल्लेख मिलता है। तो दो तरह से मिलता है। एक सामंत जो कि महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट के होते थे उन्हें महारठी बोलते थे, महारठी कहते थे उनको, महारठी, ठीक है। और जो कोंकण का जो तटीय क्षेत्र का शासन संभालते थे सामंत, है ना, उनको महाभोज कहते थे, महाभोज कहते थे ना, महाभोज कहते थे, ठीक है। तो दो सामंतों का उल्लेख हमको मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो मराठी वाले कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के हैं, उनकी जो पहाड़ी थी वहां पर शासन करते थे। और महाभोज जो थे वो कोंकण के तटीय क्षेत्र में शासन करते थे, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको? हमको समझ में ये आया कि जो राजा होता था वो स्वामी की उपाधि धारण करता था, ठीक है। ये उपाधि उन्होंने शकों से प्राप्त की थी। राजा के सहयोग में जो रानियां होती थी वो सहयोग करती थी, वो देवी और महादेवी की उपाधि धारण करती थी, ठीक है। राजा से ही सृजन होता है, उत्पत्ति होती है सामंतवाद का। और सामंतवाद का उल्लेख हमें कार्ले और कन्हेरी के गुफा लेखों में मिलता है, जहां पर दो सामंतों का उल्लेख मिलता है, महारठी और महाभोज, ठीक है। महारठी और महाभोज, ये दो सामंतों का हमको उल्लेख मिलता है, ठीक है। सामंतवाद के ही विकास में हमें ग्रामदान और भूदान की प्रक्रिया भी यहाँ पर प्रारंभ होती है। यानी कि सातवाहन वंश में हमें पहली बार भूदान का उल्लेख मिलता है ना, ग्रामदान का उल्लेख मिलता है। तो नासिक अभिलेख इसका साक्ष्य है, ग्रामदान भूदान के लिए नासिक अभिलेख, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, नासिक अभिलेख साक्ष्य इसका। आगे हम बात करते हैं कि साम्राज्य का विभाजन क्या था, इनका जो राजा था उसका साम्राज्य का विभाजन क्या था, ठीक है। ये आप आगे बढ़ते हैं तो साम्राज्य के विभाजन की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे विभाजन, साम्राज्य का विभाजन। तो तीन भागों में हमें साम्राज्य का विभाजन इनका बटा हुआ मिलता है, आहार, निगम और ग्राम। आहार, फिर होते थे निगम, देन उसके बाद होते थे ग्राम। आहार, निगम और ग्राम, ये तीन भागों में बटा हुआ था। नोट कर लीजिए।
आहार, निगम और ग्राम। ठीक है। हम जब पहले मौर्य काल का इतिहास हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमको ये शब्द सुनने को मिले थे, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वहां पर रही होगी, लेकिन उन्होंने लगभग जो प्रशासनिक इकाइयां थी उनकी विभाजन के अलावा जितनी प्रशासनिक इकाइयां होती थी वो मौर्य काल के समान होती थी। मौर्य काल का उन्होंने जो अशोक के काल में पाई गई जो इकाइयां थी उन्हीं का उन्होंने प्रयोग किया। जैसे जिले को अशोक ने आहार कहा था, है ना, आहार कहा था, उन्होंने भी आहार को अपनाया। ठीक है, आहार कहा था तो आहार को अपनाया उन्होंने, है ना। और ग्राम की बात करें तो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको गोलमिक कहते थे। क्या बोलते थे? गोलमिक। ठीक है। निगम भी आपको मौर्य काल में मिल जाएगा, है ना, आहार में मिल जाएगा, गोलमिक कहते थे। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक जो होता था वो गोलमिक होता था, और गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी हुआ करता था। ठीक है, लिख लीजिए, गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी हुआ करता था। ठीक है ना। ये जो ग्राम प्रशासन का हमको जानकारी है वो कहाँ मिलती है? तो ग्राम प्रशासन की जानकारी हमें हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती में मिलती है। हमने पढ़ा था कि प्राकृत भाषा में है, और ये सातवाहन वंश की जो भाषा है वो भी प्राकृत है। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में है। तो इसका जो प्रशासन है, ग्राम प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? गाथा सप्तशती में मिलती है। गाथा सप्तशती पुस्तक में मिलती है, ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। और ग्राम प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी तो गोलमिक होता था, लेकिन गांव के जो प्रमुख होते थे उस गांव के प्रमुख को हम क्या कहते थे? तो गांव के प्रमुख को कहते थे ग्राम हेती। ग्राम हेती कहते थे, है ना, ग्राम हेती कहते थे। ठीक है, इस ग्राम हेती का जो कार्य था वो कर लेना, शांति बनाना। ठीक है, और प्रशासक जो था वो कौन था? वो गोलमिक था। गोलमिक का काम क्या था? वो सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा क्या थी? प्राकृत थी, और लिपि यहाँ की जो थी वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। क्लियर? तो सातवाहन शासन में सैनिक लक्षण इससे भी प्रकट होते हैं कि उनके जो अभिलेख हम देखते हैं तो अभिलेखों में कटक और स्कंधावार शब्दों का बहुत उल्लेख मिलता है। कटक और स्कंधावार, है ना, किन किन शब्दों का उल्लेख मिलता है? कटक और स्कंधावार शब्दों का उल्लेख मिलता है ना। ये सैनिक शिविर और उपनिवेश होते थे। ठीक है, सैनिक शिविर या उपनिवेशों को इन नाम से पुकारते थे। प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, ये जो क्षेत्र होते थे इनके उपनिवेश, ये इनके प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, सातवाहनों की बात करें आगे तो सातवाहनों ने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। टैक्स फ्री उनको पूरा का पूरा गांव दे देता था। सबसे अधिक उन्होंने ब्राह्मणों को तो कम दिया, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अधिक दान दिया है ना। तो यही क्या लिखेंगे? सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ की, जो कि आबाद भूमि में ग्राम दान दिए जाते थे, है ना। और उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के, उन्हें राजपुरुषों लिखिए, राजपुरुषों तथा सैनिकों के तथा हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाता था। यानी कि जो गांव जो दान दिए जाते थे वहां पर हस्तक्षेप से वो मुक्त थे किसी प्रकार के लिए, फिर दान दे दिया, हस्तक्षेप से मुक्त थे। ठीक है, सामंती लक्षण का हमको आप प्रारंभ मिल गया था, हमने बता चुके हैं कि सामंती लक्षण आ गए थे। ठीक है, तो इस काल में अगर सामंतों को भी हम बांटें तो 3 प्रकार के हमको सामंत की श्रेणी मिलती है। प्रथम श्रेणी में राजा स्वयं अपने आप को रखता था, है ना, किसी राजा को जीत लिया, उसको सामंत बना लिया, है ना, इसको सिक्का ढालने का, सिक्का जारी करने का भी अधिकार मिल जाता था। द्वितीय श्रेणी में आते थे महाभोज, है ना, और तृतीय श्रेणी में सेनापति आते थे। तो सामंतों की जो हमको 3 श्रेणी मिलती है सामंत की, उसमें क्या मिलती है? फर्स्ट में हमको राजा को रखते थे, राजा जो आसपास के राजाओं को भी जीत लेता था, अपना सामंत बना लिया करता था, है ना। सेकेंड में आते थे, द्वितीय श्रेणी में आते थे महाभोज, और तृतीय श्रेणी में सेनापति को रखा गया, सेनापति आते थे, है ना। तो ये 3 प्रकार की सामंतों की श्रेणी हो गई थी। ठीक है,
इस समय का हम धर्म की बात करें तो जो सातवाहन का समय हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म और शैव धर्म की प्रधानता है। समाज में अधिकतर लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं या शैव धर्म को मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सातवाहन राज्य में बौद्ध धर्म के महायान जो शाखा थी, बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय था उसका बहुत बोलबाला था। यानी कि महायान बौद्ध धर्म का भी जो डिवाइड हो गया था हीनयान महायान में, तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका जो उस समय के श्रेणी हुआ करते थे या शिल्पी वर्ग जो था वो महायान शाखा को ज़्यादा मानते थे, है ना। और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है का राज्य है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में शासन करते थे, है ना, सातवाहन। तो नागार्जुन कोंडा जो प्लेस है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती सातवाहनों के शासन में आते थे और महत्वपूर्ण स्थल हुआ करते थे, है ना, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, है ना। आगे हम बात करें तो जब इक्ष्वाकु वंश आता है, इनके उत्तराधिकारी में इक्ष्वाकु शासक आते हैं इस क्षेत्र में, तो उन्होंने भी बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था नागार्जुन कोंडा और अमरावती को। ठीक है, चलिए सामाजिक संगठन की बात करते हैं इनका। नेक्स्ट लिखिए, तो आपको याद रखना कि 3 भागों में बटा था, आहार, निगम और ग्राम, ये महत्वपूर्ण है ना। सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था तो है अभी भी, है ना। जब जीपीएस आते हैं, जीपीएस का मतलब है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन शासक, तो उन्होंने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से पुरजोर स्थापित किया। ये ब्राह्मण वंश के माने जाते हैं सातवाहन, है ना। और वर्ण संकर व्यवस्था यानी कि वर्णों और जातियों का जो मिश्रण था उसको रोका इन्होंने, वर्ण संकर व्यवस्था को रोकते हैं यहाँ पे। ब्राह्मण वंश के होते हैं लेकिन इनकी जो रानियां होती थी वो क्षत्रिय वंश की होती थी, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि वर्ण जो संकर प्रथा है, कुल प्रथा थी, कि वर्ण संकर से जो कुल प्रथा हो रही है इनके बीच में 4 वर्णों की प्रथा को उन्होंने फिर से स्थापित किया। आपस में जो वर्ण व्यवस्था से, वर्ण से जो संकर की ब्राह्मण क्षत्रिय से संतान उत्पन्न होती थी उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन खुद की जो रानियां होती थी वो क्षत्रिय वंश की होती थी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, है ना। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों को वर्ण संकर मानकर क्या करते थे, वो हीन समझते थे, इसलिए इन्होंने इसको मना किया था। जो उत्तर के जो ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण होते थे उत्तर क्षेत्र के, वो आंध्र प्रदेश को मानते थे कि तो वर्ण संकर है ना। कौटिल्य ने भी कहा था अर्थशास्त्र में कि इनको ब्रात्य क्षत्रिय कहा था, ब्रात्य क्षत्रिय कहा था, तो उनको हीन समझते थे, इसीलिए इन्होंने इसको फिर से क्या किया, पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, शिल्प हो गए, वाणिज्य हो गए, है ना, शिल्पकार, वाणिज्यकार, है ना। इस काल में जो शिल्पी थे वो काफी धनवान हो गए, उनका काम अच्छा चल गया शिल्पियों का, है ना। शिल्पी और वणिक दोनों ही जो थे उस समय बौद्ध धर्म को धारण करते थे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को धारण करते थे, हम बता चुके हैं ये बात आपको, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम बात करें कुछ शिल्पियों की, तो एक शिल्पी है गांधी को, इनका नाम बार बार आता है ना। ये इत्र बनाते थे, गांधी वे शिल्प होते थे जो इत्र का निर्माण करते थे, है ना। तो गांधी गंध से इत्र आ जाएगा, गांधिक, है ना, ये इत्र बनाने का काम करते थे, है ना। और ये प्रश्न भी आता है कि जो श्रेणी होते थे शिल्पियों की, एक जो ग्रुप होता था, श्रेणी बोलते थे कि जैसे एक जैसा काम करने वाले शिल्पी हो गए तो उनको श्रेणी बोलेंगे। तो उसके जो प्रमुख होता था, उसका जो प्रधान होता था श्रेणियों का, उसको श्रेष्ठीन कहते थे, है ना। और श्रेष्ठीन का जो कार्यालय था वो निगम सभा कहलाता था, निगम में ही वो रहते थे, है ना, जिले में रहते थे, उनका कार्यालय होता था, उसको निगम सभा कहते थे। क्लियर, है ना। आगे बात करते हैं कि जो भड़ोस था इस समय, क्योंकि सातवाहन जो है वो वेस्टर्न घाट पे है, ईस्टर्न घाट तक ही पहुंच गए हैं, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे इनको बड़े बड़े बंदरगाह मिल गए। और उत्तर मौर्य काल में, यानी मौर्य काल के बाद हम देखते हैं तो मौर्य काल के बाद हमको भारत में जो व्यापार व्यवसाय है वो बहुत बड़ा बढ़ जाता है ना। व्यापार व्यवसाय, विदेशी व्यापार खास करके काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इन कोस्टल एरियाओं का, इन बंदरगाहों का ही वो इस्तेमाल करते थे। तो भड़ोच जो था वो सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, व्यापारिक केंद्र भी था वो, है ना। तो सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में इन्होंने चांदी एवं तांबे का सिक्के का उपयोग किया व्यापार व्यवसाय के लिए, तो वो चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, है ना। और जिसे वो कारसापन भी कहते थे, है ना, कारसापन इनकी मुद्रा होती थी। अच्छा, इन्होंने ही शीशे और पोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था, पहली बार हम पढ़ चुके हैं, शीशा और पोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था। ठीक है, सातवाहन काल में दक्षिण की सभी गुफाएं
बौद्ध धर्म से संबंधित थी इनकी। दक्षिण जितनी भी गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लगभग 200 वर्ष काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक ये गौरवशाली युग रहा था इनका, कि बौद्ध काल यहाँ पर चरम पर था। ठीक है, ठीक है। तो दक्षिण में बौद्ध धर्म काफी फैला था इस समय, है ना। आगे बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं इस समय की। तो सातवाहन युग में दक्षिण की जो भौतिक संस्कृति थी, है ना, दक्षिण में इनकी जो संस्कृति है ना, तो मिश्रण मिलता है उसमें, उत्तर का और दक्षिण का संगम मिलता है ना। हमको एक साक्ष्य मिलता है करीमनगर में, करीमनगर की हम बात करें, एक जिला है करीमनगर, उस स्थान पर हमको एक लोहार की दुकान मिलती है, लोहार की दुकान के साक्ष्य मिले हैं। तो सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल में लोह अयस्कों का काफी प्रयोग किया। यहाँ पर इसका लोह अयस्क जो थे काफी बड़ी मात्रा में इनके प्रयोग में लिए गए थे, है ना। सातवाहनों ने स्वर्ण का भी बहुत प्रयोग किया, लेकिन स्वर्ण का उन्होंने सिक्कों के रूप में कम प्रयोग किया, उसको बहुमूल्य धातु के रूप में वे संभाल करते थे, है ना। जैसे आगे चल के हम कुषाण पढ़ेंगे, तो कुषाण काल में सोने के सिक्कों का पहली बार हमको प्रयोग मिलता है। इन्होंने उसको बहुमूल्य धातु के रूप में सजा के रखा, है ना। तो इनके सिक्के तो शीशे के थे, शीशे और प्रोटीन के थे। साथ में इन्होंने तांबे और कांसे की मुद्रा भी चलाई, और व्यापार के लिए वो तांबा और कांसे का ही प्रयोग करते थे। दक्षिण के जो आंध्र प्रदेश के लोग थे वो मुख्य रूप से फसल यानी कपास को उगाते थे, कपास का बहुत उत्पादन करते थे, है ना। तो आंध्र कपास यानी कि विदेशों के अगर हम विवरण पढ़ते हैं तो उसमें हमें आंध्र कपास के उत्पादन की जानकारी मिलती है ना। आंध्र के कपास को मशहूर बताया गया है कि बहुत फेमस था वो। प्लिनी की जो नेचुरल हिस्टोरिका है उसमें भी हमें जानकारी मिलती है कि आंध्र राज्य की जो सेना है ना, उसमें 2000 घुड़सवार है, 1 लाख पैदल सेना है, 1000 हाथी की सेना है। तो प्लिनी भी अपना ये डिवीजन यहाँ की सेना का बांटते हैं, है ना। और वो प्लिनी ये भी लिखते हैं कि जो पूर्वी दक्कन में यानी कि पूर्वी दक्षिण में हम बात करते हैं, वो पूर्वी जो क्षेत्र है दक्षिण का उसमें बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में दीवारों से घिरे हुए लगभग 30 नगर और बहुत सारे गांवों का भी प्लिनी उल्लेख करते हैं। यानी कि 30 नगर तो पूरे के पूरे बाउंड्री वॉल से पैक हैं, सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षा की दृष्टि से, है ना, बताया गया है। ठीक है। इस समय क्योंकि प्लिनी जो रोम के व्यापार के बारे में बात करते हैं, पिछले लेक्चर में आप जो वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको प्लिनी का नाम मिलेगा, रोम के साथ व्यापार के साथ जानकारी मिलेगी उसकी, है ना। तो भारी संख्या में रोमन और सातवाहन सिक्कों, जो सातवाहन के सिक्के हैं वो हमको क्या बताते हैं कि यहाँ पे इस समय का जो व्यापार था वो बहुत उन्नत था, व्यापार व्यवसाय में आपका उन्नत था, है ना। तो जब व्यापार व्यवसाय उन्नत होगा तो आर्थिक स्थिति भी इनकी उन्नत होगी, है ना। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति इनकी मुख्य व्यवसाय तो कृषि ही है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, कृषि पर ही आश्रित है। तो इनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर अवलंबित है ना। इन्होंने राजस्व का जो टैक्स है टैक्स कितना लिया, 1/6 कर लिया इन्होंने। तो आर्थिक में इन्होंने इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है, कृषि है। और जो कर था इनका, कर जो था वो 1/6 होता था, 1/6 होता था। भूदान आ गया है, भूदान ग्रामदान की प्रक्रिया चालू हो गई है ना। भूदान जब भी राजा करेगा तो वो राजकीय समारोह करेगा, उत्साह करेगा, हवन यज्ञ करेगा, भोग लगाएगा, राजकीय भोग से ही होता था, है ना। और किसी को अगर व्यक्तिगत दान करनी है तो पहले वो राजकीय भूमि में उस भूमि को बदलेगा और फिर दान कर पाएगा। यानी कि व्यक्ति पर्सनल रूप से अपनी किसी भूमि को दान नहीं कर सकता था, वो राजा को गिफ्ट देगा, राजकीय भूमि बदलेगा, फिर वो दान कर सकता था। ये प्रक्रिया को अपनाते थे इस समय, ठीक है। व्यापार व्यवसाय बहुत उन्नत था इनका। अच्छा, हमें एक मिलिंद पन्नो की पुस्तक मिलिंद पन्नो पुस्तक मिलती है, मिलिंद पन्नो, ठीक है। मिलिंद पन्नो में हमें 75 प्रकार के उद्योगों का वर्णन मिलता है कि इस समय 75 प्रकार के उद्योग थे, है ना। 75 प्रकार के जो उद्योग हैं उनके नाम और उनका वर्णन हमको मिलिंद पन्नो में मिलता है, ठीक है। इन 75 उद्योग में से जो 75 उद्योग हैं, इनमें से जो 60 उद्योग होते थे, 60 उद्योग जो थे वो दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते थे, डेली यूजेस के लिए काम करते थे। वो व्यवसाय का सारा काम श्रेणी के हाथ में था, श्रेणी ही करते थे, ठीक है। व्यवसायिक काम कौन करते थे? तो 75 प्रकार के उद्योग का वर्णन है, जिसमें 60 उद्योग जो है वो दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते थे। श्रेणी के कार्यालय को हम निगम कहते हैं, बता चुके हैं। इस समय की जो श्रेणियां होती थी वो बैंक जो आज की जो बैंक है उस प्रकार का भी कार्य करती थी। श्रेणियां बैंक कार्य करती थी, यानी कि बैंक क्या करता है, ब्याज के ऊपर ऋण देना। किसी व्यक्ति को अगर पैसा चाहिए तो वो श्रेणी के पास जाता था और ब्याज के ऊपर ऋण ले सकते थे ना। तो श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, है ना।
जैसे हमें अगर कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो गोवर्धन जो क्षेत्र था वहां पर हमको 2 श्रेणियों के नाम मिलते हैं, है ना। एक श्रेणी के पास में आप 2000 कारसारपण ले सकते हैं उधार 1% की दर से। नासिक मतलब एक महीना 1% का मंथली टैक्स देंगे, 1% के मंथली टैक्स से मंथली जो आपका दर से जो आप उधार ले सकते हो, है ना, 2000 कारसारपण देगा। और एक और श्रेणी का उल्लेख मिलता है वो 1000 कारसारपण तक देती है, जिसकी आपकी जो सीमा है वो 3/4% की दर से देगा, है ना। तो इतना वो क्या लेते थे, ब्याज लेते थे इतना, ठीक है। बंदरगाह की बात करते हैं तो टालमी के भूगोल में हमें सातवाहन काल के बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि बताया कि आर्थिक रूप से उन्नत थे, क्योंकि व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा था। तो व्यापार व्यवसाय कब उन्नत होगा, जब आपके पास में अतिरेक बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा, तभी तो आप उसको व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे ना। आपके पास जब अपना इतनी क्षमता का ही आप कमा रहे हो, जितना आप खर्च कर दे रहे हो, तो क्या बचेगा। तो कुल मिला के हमें, है ना, बंदरगाहों की जानकारी मिलती है ना। तो टालमी के भूगोल में हमें बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। बंदरगाह का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, टालमी के भूगोल में मिलता है, टालमी के भूगोल में मिलता है ना। तो 2 प्रकार के बंदरगाह होते थे, एक था पूर्वी दक्कन का बंदरगाह और एक पश्चिमी दक्कन का बंदरगाह। पूर्वी दक्कन का बंदरगाह और एक था पश्चिमी दक्कन का बंदरगाह। पश्चिमी दक्कन का बंदरगाह, तो आपको नाम नोट करने हैं, इनके महत्वपूर्ण नाम है, नोट कर लीजिए। जैसे पूर्वी दक्कन के बंदरगाह को नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए कठोकशिल, कठोकशिल, ठीक है। कद्दूर, अल्लोगसिग, है ना, अल्लोगसिग। ये जो थे ये पूर्वी बंदरगाह थे। पश्चिम के हमको जो बंदरगाह मिलते हैं उनके नाम मिलते हैं भड़ोच, सोपारा और कल्याण। ये भड़ोच को ही हम बोलते थे, वेरी गाजा भी बोलते हैं भड़ोच को, है ना, वेरी गाजा बंदरगाह ही बोलते हैं, ठीक है। इस समय हमें कुछ प्रमुख नगर, इसको भड़ोच को आप वेरी गाजा भी लिख लीजिए, है ना, वेरी गाजा भी बोलते हैं, ये पूछ लेता है परीक्षा में। सबसे महत्वपूर्ण भड़ोच था, बताया था, महत्वपूर्ण क्या था, भड़ोच था। कुछ नगरों के नाम भी मिलते हैं, प्रमुख नगर जैसे प्रतिष्ठान, है ना, राजधानी थी इनकी तगर, जुन्नार, कारहाटक, है ना, ये कुछ नगरों के नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं, प्रतिष्ठान, नगरों के नाम लिख लो, कुछ जो नगर है महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठान, तगर, है ना, जुन्नार, ठीक है, कारहाटक, ये नगरों की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। विदेशी व्यापार इनका मुख्यतः भड़ोच से हो रहा है रोम के लिए, है ना। यहाँ पर ये काली मिर्च, रेशम के कपड़े, जटामासी, मालबाथम, छपे छपाए वस्त्र, इन सब का व्यापार करते हैं रोम से, ठीक है। बात नेक्स्ट टॉपिक की नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे, इसी में आगे बढ़ेंगे तो कला की बात करते हैं। इस समय की जो कला थी, कला में क्या हमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सातवाहन काल की जो कला है, तो लिखिए हेडिंग डालिए, कला डालिए, सातवाहनों की कला, ठीक है। तो चलिए, सातवाहनों की कला, भाषा तो बता ही चुके हैं आपकी ना। सातवाहनों ने क्या किया, सातवाहन काल में जो पश्चिमोत्तर, जो दक्षिण या महाराष्ट्र में उन्होंने अत्यंत दक्षता और लगन के साथ काम किया। उन्होंने ठोस चट्टानों को काटा, जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी उनको काटा, और वहां पर काटकर उन्होंने चैत्य और विहार का निर्माण किया। चैत्य बनाए और विहार बनाए, ठीक है, चैत्य और विहार बनाए। चैत्य क्या होते हैं, यानी कि जो पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें थी, ठोस चट्टानें थी, पहाड़ थे, उनको काट काट के उन्होंने चैत्य बनाए। चैत्य शब्द हम पढ़ चुके हैं पहले भी। चैत्य क्या होते हैं,
तो बौद्ध मंदिर या जो प्रार्थना स्थल होते हैं उन्हें चैत्य कहते हैं, बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल को चैत्य कहते हैं। और विहार क्या होते हैं? विहार जहां पर भिक्षु निवास करते हैं। चैत्य, बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल, और विहार जहां पर भिक्षु निवास करते हैं उन्हें विहार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे मशहूर चैत्य के नाम बताएंगे। तो सबसे मशहूर जो चैत्य थे वो पश्चिमी दक्षिण में स्थित कार्ले था, कार्ले। और सबसे जो इनका स्तूप की बात करते हैं, सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो था वो अमरावती का स्तूप था, है ना, कार्ले। और सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप था वो अमरावती का था। अमरावती स्तूप के बारे में बात करें तो अमरावती का जो स्तूप था वो लगभग उसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, लगभग 200 ईसा पूर्व में उसका निर्माण आरंभ हुआ था, है ना। और जो स्तूप है ये भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, भित्ति यानी कि दीवारों पर लगी हुई प्रतिमाएं हैं इसमें। इस स्तूप का जो पता है, अमरावती का जो स्तूप है इसका जो खोज है, अमरावती के जो स्तूप की खोज है, अमरावती के जो स्तूप है उसकी खोज मैकेंजी ने की थी। स्तूप की खोज मैकेंजी ने की थी, मैकेंजी ने की थी इस स्तूप की खोज, है ना। कब की थी? 1797 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में लगाया था, पता लगाया था, है ना। ठीक है, नागार्जुन कोंडा के बारे में हम बता चुके थे कि वो सातवाहनों के उत्तराधिकारी जब आते हैं इक्ष्वाकु, उसके काल में आके, इक्ष्वाकु वंश के काल में आके अपने चरमोत्कर्ष पर आता है। ठीक है, इक्ष्वाकु ने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंट से बने हिंदू मंदिर नागार्जुन कोंडा में बनवाए थे। इक्ष्वाकु वंश जो आएगा उसने ही दक्षिण भारत में सबसे पहले ईंट के हिंदू मंदिर नागार्जुन कोंडा में बनवाए थे। ठीक है, सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, हम बता चुके हैं पहले। हाल की गाथा सप्तशती में इसका हमको उल्लेख मिलता है ना, हाल की गाथा सप्तशती में हमको इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और हम बात करते हैं स्तूप और चैत्य के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो स्तूप और चैत्य क्या हो गए? स्तूप जो थे वो बौद्ध क्या थे? बौद्ध मंदिर थे, और विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, है ना। तो दो स्तूप हमको मिलते हैं, एक स्तूप हमको मिल गया अमरावती का स्तूप हो गया, है ना, और एक नागार्जुन कोंडा हो गया। जो अमरावती का स्तूप है ना, उसके शिखर, जो उसका ऊपर का शिखर है, स्तूप कैसे होता है, सांची का स्तूप, आपको ध्यान रखिए, सांची का स्तूप कैसा है, ऐसा बना हुआ है। तो शिखर के ऊपर जो शिखर होता था और गुंबद, शिखर के ऊपर और उसका जो गुंबद है उसमें इन्होंने सफेद संगमरमर का प्रयोग किया है बनाने में। अमरावती का जो स्तूप है उसमें शिखर और गुंबद के ऊपर सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया है। ठीक है, सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया है। ठीक है, खोज किसने की थी? मैकेंजी ने की थी। ठीक है, इसका उत्खनन किसने करवाया? खोज तो कर ली, उत्खनन भी पूछता है आपका परीक्षा में कि उत्खनन किसने करवाया। तो उत्खनन, अमरावती स्तूप का उत्खनन इलियट ने करवाया था। इलियट ने किया इसका उत्खनन, है ना। कब किया? 1840 में, 1840 ईस्वी में किया। ठीक है, 1840 ईस्वी में किया। नागार्जुन कोंडा की बात करें तो ये पहला स्तूप है जो गोलाकार है। इसमें नागार्जुन कोंडा का स्तूप जो है वो गोलाकार है ना। और इसमें क्या किया है कि आयत का प्रयोग किया गया है, आयतों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम बात करते हैं कि ये स्तूप है, ऐसे गोल गोल स्तूप होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे चपटा बनाया गया है ऊपर, है ना। और यहाँ पर जो ऐसा लगा है उसको हम बोलते हैं हर्मिका कहते हैं इसको, हर्मिका कहते हैं, है ना। ठीक है, और यहाँ पर जिनके क्या रखे गए हैं, अस्थि अवशेष वगैरह गाड़ दिए गए हैं जमीन में, है ना। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका डिजाइन है, ऐसे 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 करके कुछ डिजाइन बनाया गया है इसका। ठीक है, ये नागार्जुन कोंडा का स्तूप है, ऐसे करके, है ना, नागार्जुन कोंडा का स्तूप है। इसकी खोज, जो नागार्जुन कोंडा का स्तूप है, इसकी खोज लॉन्गहर्स्ट ने की थी। 1925 में खोजा था, है ना, 1925 में खोजा था। उत्खनन भी उन्होंने किया, लॉन्गहर्स्ट ने किया था नागार्जुन कोंडा का। तो नागार्जुन कोंडा, इसका जो खोज 1925 में लॉन्गहर्स्ट ने की थी, लॉन्गहर्स्ट ने इसकी खोज की थी 1925 में। ठीक है, 1925 में इसकी खोज की थी। जो चैत्य थे, चैत्य की बात करते हैं तो
जो कुछ तो चैत्य हमको गुफा से मिलते हैं, पहाड़ों काट के बनाए, उनको रॉक कट कहते हैं, गुफा चैत्य कहते हैं, गुहा चैत्य भी कहते हैं। और कुछ ईंटों से भी मिलकर बनाए हैं, जिनको संरचनात्मक रूप से वो ईंटों के बने हुए हैं, है ना। मुख्य चैत्यों के नाम हम बताएं तो कारले हो गए, कन्हेरी हो गए, पीतल खोर हो गए, है ना, माजा हो गई, अजंता हो गई। तो कौन कौन से चैत्यों के नाम मिलते हैं? कारले, कन्हेरी, पीतलखोर, ठीक है, अजंता, खास करके जो नवी और 10वीं है सबसे प्राचीन है अजंता की गुफा, नवी गुफा और 10वीं गुफा अजंता की सबसे प्राचीन है, ठीक है, क्लियर। धर्म इनका क्या था? ठीक है, स्मृति काल में जो राजा, ये स्मृति काल भी है, राजा स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते हैं। सातवाहन काल आते आते वे स्वयं को के साथ देवताओं से जोड़ लेते हैं, है ना। और गौतमीपुत्र सातकर्णी मतलब सातवाहन काल के शासक थे, उन्होंने अपने आप को देवता से तुलना किया, देवता से जोड़ लिया। जीपीएस जो अपने आप को स्वयं कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार करते थे, जीपीएस खुद कहते थे कि वे कृष्ण, बलराम और संकर्षण जो देवता थे हिंदू धर्म के, उनके रूप हैं, है ना, स्वीकार करते हैं जीपीएस, है ना। ब्राह्मण मतावलंबी है, ब्राह्मण मुख्य है, सत्ता में ब्राह्मण है, ठीक है, चारों वर्णों फिर से आ गए हैं। तो सातवाहन वंश के लिए आपके लिए इतना महत्वपूर्ण था। खास करके सातवाहन का जो प्रशासन है वो 3 भागों में बटा हुआ है ना, आहार, निगम और ग्राम। और सातवाहन काल में विदेशी व्यापार काफी चरमोत्कर्ष पे था इस समय, ठीक है। तो आपके इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका इसके बाद जो बचेगा उसमें आपका कुषाण वंश आएगा, शक पढ़ेंगे, और जो आपका विदेशी आक्रमण हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको ये वीडियोस बार बार देखने हैं, अगर आप बार बार देखते हैं तभी आप इनको समझ पाएंगे। और खास करके जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो विशेष आग्रह है कि वो कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि जितने फैक्ट हम बता रहे हैं उनको नोट कर सकें। कुछ रेयर फैक्ट मिलते हैं जो परीक्षा में पूछते हैं, लेकिन आप हमको जवाब नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ये सही स्थान तक, सही व्यक्ति तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।